डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लोकेश राहुल अकेडमी पर। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में। तो ये चैप्टर नंबर 1 की डेरिवेशन है। जो पहला जो वीडियो है ये आपके चैप्टर नंबर 1 की मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाने वाली है। ठीक है, तो पहली जो डेरिवेशन है हमारी, विद्युत विद्रोह के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये इंपोर्टेंट डेरिवेशन है जो कि पिछले साल भी आपके पूछी गई थी और हो सकता है इस साल भी आपसे ये पूछी जाए, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है इस सीरीज में धीरे धीरे आपके सभी चैप्टर्स की डेरिवेशंस को, इंपोर्टेंट डेरिवेशंस को करते हुए चलेंगे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बताता हुआ चले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? विद्युत विद्रोह के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका हमको सूत्र निकालना है कि क्या होगा इसका सूत्र। तो बहुत आसान तरीके से इसको समझते हुए चलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में फंसने ही वाली है। ठीक है, तो देखो हम पहले इसका क्या है, एक चित्र बना लेते हैं। एक माइनस क्यूब और इधर आपका प्लस का क्यूब। ठीक है, एक माइनस क्यूब और इधर आपका है प्लस का क्यूब जो कि आवेश है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, क्या है? पी है। यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं पी है। तो इस पॉइंट की इस आवेश से डिस्टेंस को, और ये पॉइंट इस आवेश से इतने डिस्टेंस पर, मान लीजिए कि दोनों के बीच का जो एक पॉइंट है वो क्या है? ओ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? एल, और ये भी कितना है? एल है। ठीक है, बिंदु पी से बिंदु ओ तक की दूरी को मान लिया हमने कितना? आर मान लिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? 90 डिग्री के एंगल में लगाई जाती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो आपका ये जो पॉइंट निकल करके आएगी, ये डिस्टेंस जो निकल करके आएगी, कितनी निकल करके आएगी? आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, ऐसे ही ये निकल करके आएगी आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, आप चाहते हो इनके नाम दे सकते हो, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये है आर डिस्टेंस, ये पॉइंट ओ है, यहाँ पर ये एल है, ये एल है, ये आर है। ठीक है, तो अब ये क्या है? प्लस क्यूब है। प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कहाँ होती है? बाहर की तरफ होती है, यानी इस तरीके से। मान लीजिए कितनी है? E1 है। और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? अंदर की तरफ, यानी कि मान लीजिए ये कितनी है? E2 है। ठीक है, ये क्या है? E1 है और ये क्या है? E2 है। पहले मैं चित्र को समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से, पर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जो है इसका सॉल्यूशन होगा, डेरिवेशन होगा, उसकी तरफ हम चलेंगे। पहले हम चित्र को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो बिंदु जो P है, बिंदु जो P है उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तो है आपकी इस तरीके से E1 और एक है इस तरीके से E2। तो इसके क्या है? इसके आपके घटक बनेंगे। इसके क्या बनेंगे? अभी इसको जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके घटक बनेंगे आपके। एक तो बनेगा लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर घटक, और एक बनेगा आपका क्षैतिज घटक। क्या बनेगा? क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है आपका? साइन थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा। अगर मैं E1 की बात करूं तो E1 हो जाएगा E1 साइन थीटा। ठीक है, और E2 वाले की बात करूं तो इधर हो जाएगा ये E2 साइन थीटा। ये हो गए इसके ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? इसके ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएंगे। और जो क्षैतिज घटक होता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं वो क्या होता है? E1 cos थीटा, और एक हो जाएगा आपका E2 cos थीटा। अब देखो ये E1 sin थीटा और E1 sin थीटा दोनों, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशा में हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। बचा कितना हमारे पास? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, जो कि कंप्लीटली आपकी बना करके देगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। यानी कि अब बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता होगी वो कितनी होगी? E बराबर E1 cos थीटा प्लस के E2 cos थीटा होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता क्या होगी? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये होगी। ठीक है, अब देखो करना क्या है, पहले निकालेंगे हम E1। तो E1 किसकी वजह से? प्लस क्यू आवेश के कारण। तो मैं लिखूंगा प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। तो E1 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε। आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4πε Q/R, Q/r², सॉरी क्या होती है, Q/r² होती है। अब R क्या है, ये वाली डिस्टेंस है पूरी टोटल, यानी इसका स्क्वायर। ये R हमारी जो दूरी जो काम कर रही है वो क्या है, r² + l² का अंडर रूट में। तो r² + l², वो भी किसमें, अंडर रूट में। और इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो E1 बराबर बचा हमारे पास E1 बराबर हमारे पास क्या बचा, 1/4πε0 Q/r² + l²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब E2 को निकालो। इसी तरीके से इसी तरह -Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 बराबर 1/4πε0। ठीक है, क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q/r² + l²। अब अच्छी तरीके से देखो कि E1 और E2 की वैल्यूज क्या है, आपस में बराबर है। E1 और E2 की वैल्यूज क्या है, आपस में बराबर है। हमने इसमें कोई भी नहीं लिया है, इनका माध्यम क्या है, इनका जो माध्यम हमने लिया है वो क्या लिया है, वायु लिया है। अगर कोई माध्यम हम लेते तो इस जगह पर हम के का इस्तेमाल करते। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते के का, लेकिन हमने कोई माध्यम नहीं लिया है क्योंकि हमने माध्यम लिया है वायु। अब क्या, कुल तीव्रता हमको तो चाहिए कुल तीव्रता। तो E बराबर E1 cos θ + E2 cos θ। तो E बराबर E1 की जगह पर 1/4πε0। ठीक है, यही होगा 1/4πε0 Q/r² + l² cos θ। और सेम एज 1/4πε0 Q/r² + l², वो भी क्या हो जाएगा, cos θ। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है हमको, दोनों सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4πε0 2Q/r² + l² cos θ। अब इसमें चाहिएगी हमें cos θ की वैल्यू, किसकी चाहिएगी हमको, cos θ की वैल्यू। तो आप अपने फिर दोबारा से उस चित्र पर आ जाइए, और दोबारा से मैं आपको फिगर को दिखा देता हूँ, चित्र को देखो। फिर चित्र को देखते हैं, तो चित्र कुछ इस तरीके से है हमारा, चित्र कुछ इस तरीके से। हमको चाहिए थीटा की वैल्यू, हमें चाहिए cos θ की वैल्यू चाहिए हमको। देखो मैं अगर एक चित्र इस तरीके से निकाल लूँ, ये L है और ये r² + l² है, वो भी अंडर रूट में, और ये डिस्टेंस कितनी है, r है। हमको चाहिए cos θ। तो cos θ क्या होता है, cos θ होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार थीटा के सामने की वजह ये लंब हो जाएगी, तो आधार क्या हो जाएगा, L, और कर्ण क्या हो जाएगा, r² + l²। तो cos θ की वैल्यू क्या निकल आई, L/ इतना। ठीक है, अब मैं इसको पुट कर दूं इसके अंदर, तो मैं इसके अंदर इसको पुट कर देता हूं 1/4πε0 2Q r² + l²। cos θ की वैल्यू क्या होती है, L/√r² + l²। ठीक है, अब देखो ये पावर एक है इसके ऊपर और इसके ऊपर आधी है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना बचेगा इसके ऊपर पावर, 1/4πε0 2QL, ये हो जाएगी r² + l²। कितना हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी r² + l² की पावर 3/2। क्योंकि L की वैल्यू क्या है, मच लेस देन है R के मुकाबले, बहुत ज्यादा छोटी है। तो L को क्या कर देंगे हम, छोड़ देंगे इस जगह पर, L को क्या कर देंगे हम, इस जगह पर छोड़ देंगे। तो L को छोड़ देंगे तो E की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1/4πε0 2QL में L को छोड़ने पर ये हो जाएगी r² की पावर 3/2। क्योंकि हम जानते हैं सर क्या, P बराबर होता है 2QL, P बराबर क्या होता है, 2QL होता है। अब 2QL होता है तो मैं इस जगह पर लिख सकता हूँ 1/4πε0 P, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितनी, r³ न्यूटन प्रति कूलम। और यही होता है अपनी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से डेरिवेशन समझ में आया होगा। और आपको अगर वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो आपको जो चैप्टर 1 है उसकी पूरी डेरिवेशंस आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं क्लियर करा दूंगा। इसी तरीके से हम सभी चैप्टर्स की डेरिवेशंस को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और जिस किसी को भी कुछ चीज की डिमांड होगी, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, उस टॉपिक को करा दो, तो मैं उस टॉपिक को भी स्पेशली आपको करा दूंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, अगली डेरिवेशन की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है,
अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीवाईक्यू क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज ये पढ़नी है हमको कि ये पीवाईक्यू है और हमको पीवाईक्यू ही अच्छी तरीके से पढ़ने हैं जिससे कि हम आराम से उनको सॉल्यूशन कर सकें। तो देखो करना क्या है, इसके अंदर हमको चाहिए अनंत लंबाई का एक समरूप तार। तो मैं क्या करता हूँ सर, एक अनंत लंबाई का कोई जिसकी कोई पता नहीं हमको कितनी लंबाई है, पर हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग कि ये इस तरीके का से एक तार है हमारे पास, ठीक है। हमें इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है इसके निकट में। तो उसको बताने के लिए हमको करना क्या होगा कि एक तार मान लिया हमने जिसकी लंबाई कितनी है, अनंत है। तो अनंत जिसकी लंबाई के बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है, ठीक है। इसकी लंबाई के बारे में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब देखो करना क्या है। अब हमको सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम एक गॉसियन पृष्ठ का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। इसको आपको थ्योरी में लिखना होगा, ठीक है। इसको आपको क्या लिखना होगा, थ्योरी में लिखना होगा। जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है। त्रिज्या कितनी है इसकी, आर मान ली हमने। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया है जिसका नाम है P1, एक यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं जिसका नाम है P2। एक अलग अलग दो पॉइंट मान लिए हमने, ठीक है। अब हमको इन दो पॉइंट्स पे बतानी है कि इन पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो अगर आप लिखना चाहो इसमें थ्योरी तो कैसे लिखोगे कि माना एक अनंत लंबाई का एक चालक तार जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो करना कैसे, उसके आगे की कहानी क्या करनी है कि माना एक अनंत लंबाई का एक चालक तार जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, ठीक है। और उसको इसके निकट हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, जिसके लिए हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना की है जिसकी त्रिज्या r है तथा लंबाई l है। तथा लंबाई क्या है इसकी, l है। गॉसियन पृष्ठ है जिसकी लंबाई l है और त्रिज्या कितनी है, r है। गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु P1 है और एक बिंदु P2 है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर तथा क्षेत्रफल वेक्टर कितना है, A वेक्टर है। इसका क्षेत्रफल वेक्टर कितना है, A वेक्टर है। ऐसे ही सेम इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर इसका A वेक्टर है, ठीक है। अब करना क्या है, अतः अब इतनी थ्योरी लिखने के बाद, जो मैंने बोला आपको थ्योरी लिखने के बाद, अतः ठीक है, अतः बिंदु 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 P1 से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना मान ले, फाई मान ले, ठीक है। φ1 मान लिया हमने, ठीक है। तो φ1 होता कितना है सर, φ1 होता कितना है, φ1 की वैल्यू होती है E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अच्छा, इन वेक्टर्स को हटाते हैं तो क्या निकल के आता है, E A cos थीटा। अब देखो E वेक्टर और A वेक्टर P1 की तरफ देखो तो E और A की दोनों की दिशा कैसी है, समान है। जिस इधर A वेक्टर है उधर ही A वेक्टर है, तो इनके बीच का कोण कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो मैं यहाँ लिखूंगा φ1 बराबर EA cos 0 डिग्री, EA cos 0 डिग्री। तो φ1 बराबर हो जाएगा EA, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये तो हो गई φ1 की वैल्यू। अब हम बात करें बिंदु P2 से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। बिंदु P2 से गुजरने वाला फ्लक्स मान लेते हैं कितना है, φ2 EA cos थीटा, वही सेम। अब देखो इसमें क्या है, E वेक्टर की दिशा ऊपर की तरफ है, A वेक्टर की दिशा इधर की तरफ है। तो इसमें थीटा कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। कितने का बन रहा है सर, 90 डिग्री का। तो अब इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है माय डियर फ्रेंड्स, बताइए जरा। cos 90 की वैल्यू सर होती है 0, तो मैं लिख दूंगा 0। तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैं यहां लिख लू इसको, कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर φ1 प्लस के φ2, फाई बराबर EA और ये तो हो जाएगा 0। तो फाई बराबर कितना निकल करके आ गया हमारा, E और A निकल करके आ गया। अब फाई बराबर EA निकल करके पूरा कंप्लीट आ चुका है। और A क्या है, इसका एरिया है। तो चूंकि A क्या होता है, A बेलनाकार भाग का एरिया है, क्षेत्रफल है, तो इसका क्या होगा, 2πRL होगा, 2πRL। तो फाई की जगह पर मैं E और यहाँ की जगह पर मैं 2πRL लिख दूं। सर फाई का एक थ्योरम होता है, फाई बराबर क्या होती है, Q/ε0, जो कि गॉस की प्रमेय है। E इंटू में 2πRL,
हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ ई की वैल्यू, तो इसको क्या कर देंगे इसके नीचे, तो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। ये आपका फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। ये हो जाएगी आपकी डेरिवेशन कंप्लीट। पहले आपको थ्योरी लिखनी होगी जो मैंने बोली थी, उसके बाद इसको आप कर दोगे और आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब चलते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो अब करना क्या है हमको, अब हमको तीसरा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय आपको पता है अच्छी तरीके से, अच्छे बच्चे इसको याद करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। तो गॉस की प्रमेय को आज मैं इतना आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूं कि अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी। बुक में आपको इतना लंबा डेरिवेशन मिला होगा कि इससे ज्यादा डेरिवेशन बड़ा हो ही नहीं सकता। तो हमको करना क्या है, सिंपल एक ऐसे गोला बना लेना है। गोला बना लिया हमने, ठीक है। इस पर एक पॉइंट मान लो इस तरीके से, यहाँ पर एक पॉइंट है पी, मान लीजिए इसे एक पॉइंट, इस पर पॉइंट पी है। इसके केंद्र पर मान लो एक केंद्र ओ है जिस पर आवेश रखा हुआ है +q, जिसकी डिस्टेंस कितनी है r मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा कर लिया हमने। अब इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, r मान ली है। तो आप लिखना चाहो तो इसमें थ्योरी लिख सकते हो कि माना एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ जिसका केंद्र O है, इसके केंद्र O पर +q आवेश रखा हुआ है। केंद्र O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E वेक्टर, तथा क्षेत्रफल वेक्टर कितना है, A वेक्टर है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो आप लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो, मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है कि हमको, अब हम जानते हैं अच्छी तरीके से, अतः बिंदु P एक छोटा सा एरिया है, इसका DA वेक्टर मान लेते हैं, छोटा सा हिस्सा है ना। तो बिंदु P से गुजरने वाला, इतनी सब लिखने के बाद जो मैंने बोला ना उसको लिखने के बाद में मैं यहाँ पर लिखता था तो थोड़ा लंबा डेरिवेशन हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है माय डियर फ्रेंड्स। तो बिंदु P से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, हम मान लेते हैं d फाई ए, क्योंकि हमको छोटे से सीट निकालना तो d फाई मान लेंगे। तो d फाई है तो कितना होता है, फाई बराबर होता है E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है। अब सर इसको हटाएंगे हम, किसको, डॉट को हटाते हैं तो E इंटू DA cos थीटा आएगा। अब यहाँ पर देखो A वेक्टर और D वेक्टर की दोनों की दिशा कैसी है, समान है। दोनों की दिशा कैसी है, समान है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, समान है तो करना पड़ेगा हमको क्या, हमको करना पड़ेगा थीटा बराबर 0 डिग्री, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो d फाई E बराबर E DA cos 0 डिग्री, ठीक है, जहां तक सही है। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, d फाई E DA, ठीक है। अब d को, ये तो हो गया छोटे से c के लिए। अब d को अगर मैं यहां से हटाऊंगा तो d को हटाते हैं तो आपको सबको पता है क्या आता है, इंटीग्रेशन का साइन आता है, E इंटू में DA। हमको तो चाहिए ना cos की प्रमेय प्रूफ करनी है हमको। तो d फाई E बराबर, E को मैं बाहर निकाल लेता हूं DA का मतलब क्या हुआ, इस गोलाकार भाग का पूरा क्षेत्रफल DA, तो क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होगा। मैं इधर लिख दूं उसको, 4 पाई क्या होगा, r स्क्वायर होगा। अब देखो 4 पाई r स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, तो मैं इसको लिख दूं फाई E बराबर E 4 पाई r स्क्वायर। चूंकि सर हम जानते हैं क्या, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर, एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर इंटू, और ये क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। तो फाई E बराबर बचा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या होता है हमारा, यही होती है हमारी गॉस की प्रमेय। यही क्या होती है हमारी गॉस की प्रमेय, इसी को बोलते हैं हम गॉस की प्रमेय। अब बताओ इससे ज्यादा आसान तरीके से कौन बताएगा आपको, बहुत आसान सा मेथड बताया, एक बार और देख लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। तो ये थी चैप्टर नंबर 1 की 3 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन। अगर चैप्टर नंबर 1 में से कोई डेरिवेशन आएगा तो इन्हीं तीनों से आएगा, अन्यथा कोई नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कहीं पर कोई चीज समझ में ना आए। और इसी तरीके से अगर मैं आगे कोई आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर इसी तरीके से बता लेते हुए चलिए, जिससे मैं आगे की तरफ आपको कराता हुआ चलूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।